आज के लेक्चर में रिफ्रैक्शन और स्नेल्स के लॉ के पीछे नेचर का जो मज़ेदार प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम रिफ्रैक्शन और स्नेल्स के लॉ के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब लाइट किसी एक से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तब वो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के आगे थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। उसी डेविएशन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और एक ख़ास बात कि ये डेविएशन सिर्फ ओब्लिक इंसिडेंट एंगल के केस में ही होता है। ये मान लो कि हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और उसमें लाइट की वेलोसिटी v1 होगी और ये मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी v2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है और ये हमारा नॉर्मल है। अगर लाइट ये नॉर्मल एंगल पर यानी कि इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री होगा तो ये लाइट विदाउट डेविएशन डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन अगर इंसिडेंट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है तो लाइट डायरेक्ट ट्रांसमिट होने की बजाय थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। उसी डेविएशन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर लाइट का इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में आएगा, ये इंसिडेंट एंगल है I और ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्शन ये कहता है कि ये लाइट एक से दूसरे मीडियम जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ एंटर हो रही है उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये लाइट डायरेक्ट ये डायरेक्शन में ट्रांसमिट होने की बजाय थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी और वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये एयर है और ये वाटर है, यानी कि लाइट एयर में से वाटर में एंटर हुई, यानी कि रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए यह रेयर मीडियम है वाटर की रिलेटिव में और ये डेंसर मीडियम है। ऐसे केस में लाइट की वेलोसिटी v1 ज़्यादा होगी और यहाँ लाइट की वेलोसिटी v2 कम होगी और ऐसे केस में जो लाइट का रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, यानी कि ये डायरेक्शन में ये बेंड हो जाता है और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। अगर लाइट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो इसका रिवर्स होगा। यहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ लाइट की स्पीड कम होगी और ये नॉर्मल के फार अवे बेंड होगा, यानी कि ये डायरेक्शन में बेंड होगा और ऐसे केस में इंसिडेंट एंगल कम होगा और रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। और उसके बारे में हम स्नेल्स के लॉ भी जानते हैं। स्नेल्स का लॉ ये कहता है कि यह रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट रेशियो को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस बोलते हैं, यानी कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n/1। यहाँ n/1 मीडियम 2 यानी कि हमारे एग्जाम्पल में वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है एयर के रिस्पेक्ट में। n/1 को हम n2 अपॉन n1 ऐसे भी लिख सकते हैं। n2 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और n1 यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसलिए हम स्नेल्स के लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। ये स्नेल्स के लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है और लाइट की स्पीड मीडियम में है उनके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस कहा जाता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c और स्पीड ऑफ लाइट इन v। यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया उस एग्जांपल में हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू n2 यानी कि
C/V2 अपॉन यहाँ आएगा C/V1, V1 ऊपर आ जाएगा यानी C कैंसल, यानी कि V1/V2। ये स्नेल्स के लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ तक तो हमें एलिमेंट्री लेवल से ये पता होता है कि अगर लाइट रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो ये नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड होगी, या डेंसर में से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो ये नॉर्मल से फार अवे बेंड होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में हम ये जानते हैं कि अगर लाइट रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो उसकी वेलोसिटी रेयर में कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, और डेंसर में से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो यहाँ उसकी वेलोसिटी कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, और लाइट की वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाने के कारण वो बाउंड्री के आगे बेंड हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। लाइट के बेंडिंग के पीछे नेचर का एक मज़ेदार प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, उसे फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा जाता है। ये प्रिंसिपल मुझे याद है तक 1662 में फ्रेंच मैथमेटिशियन फॉर्मेट ने प्रपोज किया था, और यह प्रिंसिपल ये कहता है कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, तब वो कभी शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ नहीं करती, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम लगे उसी पाथ को पसंद करती है। पहले तो उसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट ऑलवेज चूज द पाथ दैट टेक्स लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि जब लाइट का रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है तब वो उसी पाथ को चूज़ करता है हमेशा के लिए जो पाथ में उसको लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगे, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ। उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, और ये पॉइंट बी। लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का पाथ ट्रैवल करना चाहती है, तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि अगर ये ए से बी तक ऐसे ट्रैवल करेगी तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहाँ लाइट की वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। हमें मालूम नहीं कौन से मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहती है तो ये ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ पर भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। ये पहले मीडियम में मिनिमम डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये दूसरे मीडियम में ऐसे जाएगी, यानी कि ये दूसरा पाथ है। ये पाथ में पहले मीडियम में मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल होगा और दूसरे मीडियम में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये पहला पाथ है जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और लाइट ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ये तीसरा पाथ होगा। सॉरी, मैं रफली ड्रॉ करता हूँ। ये तीसरा पाथ होगा। ये तीसरा पाथ में जो पहला मीडियम में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे मीडियम में उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके बीच में भी कई पाथ अवेलेबल है। ये पाथ पर भी लाइट जा सकती है और यहाँ से बेंड होकर ऐसे चली जाएगी, ऐसे पाथ पर भी जा सकती है और यहाँ से बेंड होकर भी चली जाएगी। यानी कि ये पॉइंट पर से अगर लाइट पास होगी तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा और लाइट का कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं स्नेल्स के लॉ में लाइट हमेशा बेंड होती है, यानी कि ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट को हम ओ बोल दें तो ये ओ पॉइंट यहाँ रहने की बजाय या तो इस तरफ होता है या तो इस तरफ। अगर इस तरफ होगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और इस तरफ होगा तो ये नॉर्मल के फार अवे बेंड होगा, और उसका डिपेंडेंट लाइट रेयर में से डेंसर या डेंसर में से रेयर मीडियम में एंटर होती है उस पर होता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है ये अब हम फॉर्मेट प्रिंसिपल के हेल्प से एक सिंपल एग्जांपल लेकर जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लाइट की
एक ही नेचुरल टेंडेंसी रहती है। वो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना चाहती है तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं, लेकिन जिसमें शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम लगे उसी पाथ को पसंद करेगी। और इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आइए अब हम फॉर्मेट प्रिंसिपल को एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये लाइट जो जहाँ से अपने आप पाथ अपनी ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करती है वो इनिशियल पॉइंट ए है। उसे हम कह देते हैं कि ये मीडियम एयर है और यहाँ एक सीट पर लाइफ गार्ड है, यानी कि यहाँ पॉइंट ए पर एक सीट है और ये सीट पर लाइफ गार्ड बैठा है। और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक लाइट जाना चाहती है और ये दूसरे पॉइंट को बी बोल देते हैं। और यहाँ कोई बॉय है और हम मान लेते हैं कि ये दूसरा मीडियम है, ये दूसरे मीडियम है और ये दूसरे मीडियम वाटर का मीडियम है। और यहाँ एक स्विमिंग पूल है, यानी कि ये स्विमिंग पूल है। और ये स्विमिंग पूल में जो बॉय स्विमिंग कर रहा है वो उसको तैरना नहीं आता है, इसलिए डूब रहा है। और ये लाइफ गार्ड की उन पर नज़र गिर जाती है कि वो बॉय स्विमिंग पूल में डूब रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये पॉइंट ए पर से लाइफ गार्ड पॉइंट बी पर जल्दी से जल्दी यानी कि लीस्ट टाइम में वो पॉइंट बी पर पहुंचकर ये बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो ऐसा पाथ पसंद करेगा कि जिसमें लीस्ट टाइम लगे। वो जानता है कि उनकी एयर में स्पीड v1 है जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर में उनको तैरना पड़ेगा और उनकी स्पीड v2 बहुत डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए वो ऐसा पाथ पसंद करेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस एयर में ट्रैवल करना पड़े और कम से कम डिस्टेंस वाटर में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ भी अवेलेबल है, ये पाथ पर भी ये जा सकता है। ऐसे में यह पाथ में उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन यह पाथ में हम रफली देख सकते हैं कि आधा डिस्टेंस पानी में ट्रैवल करना पड़ेगा और पानी में उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यह पाथ पसंद करेगा तो यहाँ से उनको वाटर में जाना पड़ेगा। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यह पाथ बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि उनकी स्पीड वाटर में बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर ये कोई पाथ पर जाएगा तो यहाँ से उनको पॉइंट बी तक जाने के लिए ये वाटर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए वो ऐसा पाथ पसंद करेगा कि उनकी स्पीड वाटर में कम है, ये उसे मालूम है, इसलिए ये वाटर में कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े ये पाथ पसंद करेगा। और एयर में अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि एयर में तो उनकी स्पीड ज़्यादा है, बस उसी को ही फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा जाता है। यानी कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए उसी पाथ को पसंद करती है जो पाथ लीस्ट टाइम वाला हो, नहीं कि शॉर्टेस्ट। अब हम फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज करके स्नेल्स का लॉ डिराइव करते हैं। ये दो मीडियम है, ये मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और लाइट की स्पीड v1। ये दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और लाइट की स्पीड v2। ये मीडियम 1 में पॉइंट ए है और ये मीडियम 2 में पॉइंट बी। लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहती है और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है और ये नॉर्मल है। हम देख सकते हैं कि लाइट के लिए कई इनफाइनाइट पाथ अवेलेबल है, यानी ये पॉइंट ए से ऐसे होकर ये पहला पाथ मैं रफली यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जाने के लिए लाइट के पास कई पाथ अवेलेबल है। ये शॉर्टेस्ट पाथ पर भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये पाथ पर भी जा सकती है, ये पाथ पर भी जा सकती है, ये पाथ पर भी जा सकती है।
यानी कि हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए से बी तक का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसमें कहीं भी लाई कर सकता है। ये पॉइंट को अगर मैं ओ बोल देता हूँ तो पॉइंट ओ के आगे डेविएशन होता है रिफ्रैक्शन। तो ये पॉइंट ओ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी कि मैनी पाथ अवेलेबल है, इनफाइनाइट पाथ अवेलेबल है और वो सभी में डिफरेंट टाइम लगता है। लेकिन फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो सभी पाथ अवेलेबल है उनमें से जो पाथ में कम से कम टाइम लगेगा उसी पाथ को लाइट पसंद करेगी। यानी कि ये सभी पाथ के लिए मैं टाइम की कैलकुलेशन करूं तो उनमें से जो लिस्ट अमाउंट वाला टाइम होगा उसी टाइम को लाइट पसंद करेगी। उनके लिए मैं एक रफली सभी कैलकुलेशन करके बाद में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये डिस्टेंस x और ये टाइम t। तो हमारा पॉइंट ये ऐसे बी के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। अगर ये पॉइंट यहाँ एग्जैक्ट यहाँ होता तो कुछ टाइम लगता, बाद में अगर बी पर होता तो भी कुछ टाइम लगता। मान लेते हैं ये बी और बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ कम टाइम लगता है और ये उसकी डिफरेंट पोजीशन है। यानी कि हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी कि डिफरेंट लोकेशन के लिए टाइम डिफरेंट होगा, लेकिन एक ऐसा लोकेशन मिलेगा कि जिसके लिए पॉइंट ओ की पोजीशन के लिए मिनिमम टाइम लगेगा। यहाँ ऐसा पॉइंट आएगा कि ये मिनिमम टाइम लगेगा। हमें ये टी मिनिमम जिस पाथ पर लगे उसी पाथ को ढूंढना है और हम देख सकते हैं कि मिनिमम पाथ जो मिनिमम टाइम लगता है जो पाथ पर, उसी ही पाथ स्नेल्स के लॉ अकॉर्डिंग फॉलो होता है। सबसे पहले तो हम इसके लिए फिगर में सभी डिस्टेंस डिनोट कर देते हैं। ये मीडियम के इंटरफेस और पॉइंट ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम y1 से डिनोट कर देते हैं। ये डिस्टेंस y1 और ये दूसरा पॉइंट b और ये इंटरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम y2 से डिनोट कर देते हैं। और ये दोनों पॉइंट के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कांस्टेंट है उसे हम l बोल देते हैं और ये पॉइंट को हम o कह देते हैं। और हम जानते हैं कि ये पॉइंट ओ की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ, यानी कि ए से बी के बीच में कोई भी पोजीशन हो सकती है। हमने ये फिगर में ड्रॉ किया है, यहाँ पॉइंट ओ लिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वेरिएबल है और उसे हम x बोल देते हैं। ये पॉइंट ओ ये कहाँ भी हो सकता है, इसलिए ये x वेरिएबल है। और ये डिस्टेंस अगर x होगा तो ये डिस्टेंस l माइनस x होगा। हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम के रेशियो है। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ऐसा होगा। यहाँ हम पहले डिस्टेंस का पता कर लेते हैं और बाद में वेलोसिटी का पता कर लेते हैं। हम जानते हैं कि लाइट पहले मीडियम में ए पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक ट्रैवल करेगी, यानी कि पहले मीडियम में वे ए ओ डिस्टेंस कवर करेगी और बाद में दूसरे मीडियम में ओ बी डिस्टेंस कवर करेगी। हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री और ये राइट एंगल का यूज करके ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं। हम जानते हैं ये डिस्टेंस जो वेरिएबल है उसको हमने x बोला है और ये डिस्टेंस y1 है, ये राइट एंगल है, यानी कि हमारा ये AO डिस्टेंस, ये ट्रायंगल AO, यहाँ मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ C, यानी कि AOC में ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी y1 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर होल अंडर रूट। ये हाइपोटेन्यूज यानी कि AO डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस यानी कि OB डिस्टेंस,
ये ओ बी डिस्टेंस की बात करें तो ये y2 है और ये डिस्टेंस है l माइनस एक्स, ये राइट एंगल है, यानी कि ये ओ बी डिस्टेंस भी हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि ए ओ डिस्टेंस इज इक्वल टू y1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट, और बी ओ डिस्टेंस यह हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि l माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर और होल अंडर रूट, ये दोनों डिस्टेंस आएगा। और अब हम टाइम की बात अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी अपॉन n, यानी कि पहले मीडियम के केस में वेलोसिटी को हम v1 कहते हैं और ये v1 इज इक्वल टू होगा c अपॉन n1, ये पहले मीडियम में वेलोसिटी है। और ये दूसरे मीडियम में वेलोसिटी को हमने v2 से डिनोट किया है, तो v2 इज इक्वल टू होगा c अपॉन n2। हमारे पास अब दोनों मीडियम में वेलोसिटी भी है और दोनों मीडियम में डिस्टेंस भी है, तो हम दोनों मीडियम में टाइम खोज सकते हैं। पहले मीडियम में अगर हम टाइम को t1 बोले तो टाइम t1 इज इक्वल टू ये ए ओ डिस्टेंस और यहाँ जो वेलोसिटी है उसको हमने v1 से डिनोट किया है, यानी कि ये ए ओ डिस्टेंस यानी हाइपोटेन्यूज y1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट, और वेलोसिटी है c अपॉन n1, ये टाइम आ गया t1। अब दूसरे मीडियम में बात करें तो टाइम होगा t2, और ये t2 टाइम ट्रैवल करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो है OB, और यहाँ वेलोसिटी है v2। हम जानते हैं OB यहाँ हाइपोटेन्यूज है और उसकी वैल्यू है l माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस y2 का स्क्वेयर और होल अंडर रूट अपॉन c अपॉन n2। ये पहले मीडियम में जो ए ओ डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए टाइम है, और ये दूसरे मीडियम में जो टाइम है वो है। और अगर ये दोनों टाइम मिलाकर टोटल टाइम, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए टोटल टाइम अगर t लगता है तो t इज इक्वल टू होगा t1 प्लस t2, यानी कि टोटल टाइम होगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी कि ये प्लस ये। अब हम फॉर्मेट के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग क्या जानना चाहते हैं कि ये टाइम t हमारे लिए लिस्ट होना चाहिए, यानी कि ये टाइम मिनिमम होना चाहिए। हमको पता नहीं कि हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लाइट कौन से पाथ पर ट्रैवल करती है, यानी कि ये पाथ पर जाती होगी, ये पाथ पर जाती होगी, या तो बीच वाले किसी भी इनफाइनाइट पाथ पर जा सकती है, यानी कि ये पॉइंट O कहाँ भी लाई कर सकता है ये A और B के बीच में। और ऐसा करने के लिए अब हम एनालिटिकल मेथड का यूज करते हैं, और हम मैथ्स के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर ये t टाइम का डिफरेंशिएशन यहाँ जो मैंने डिस्टेंस लिया है x उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए, यानी कि टाइम का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dt अपॉन dx, और अगर वो जो जीरो आ जाए तो ऐसा केस होगा कि मिनिमम टाइम लगेगा, यानी कि अगर ये ओ पॉइंट ऐसे पोजीशन पर होगा कि वहाँ dt अपॉन dx जीरो आता होगा तो ये टाइम लिस्ट होता होगा, और उसके सिवा सभी केस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता होगा, यानी कि dt अपॉन dx जीरो आना चाहिए, यह हमारी कंडीशन है। ऐसे केस में हमें मिनिमम टाइम मिलेगा, t मिनिमम मिलेगा। अब हम टोटल टाइम तो हमारे पास है t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू भी है, t2 की वैल्यू भी है। अब हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dt अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं y1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट अपॉन c अपॉन n1 को मैं यहाँ न्यूमेरेटर में लिख देता हूँ n1,
प्लस एल माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस वाई टू स्क्वेयर होल अंडर रूट और सी अपॉन एन टू को मैं आगे न्यूमेरेटर में लिख देता हूँ यहाँ। ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन में ऐसे है। तो आगे होगा, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। n1 और c कांस्टेंट है, इसलिए मैं आगे लिख देता हूँ n1 अपॉन सी। सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ये पावर आगे आ जाएगा 1 अपॉन 2। बाद में पावर में एक यूनिट का डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 1/2 -1 यानी कि -1/2। -1/2 मीन्स मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ y1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की -1/2 यानी कि 1/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर कैसे डिफरेंशिएशन होगा, y1 स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये एक्स स्क्वेयर यानी कि पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक यूनिट का डिक्रीमेंट होगा यानी कि 2x। ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। और बाद में यहाँ भी n2 अपॉन सी तो कांस्टेंट है, n2 अपॉन सी। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, ये पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक यूनिट का डिक्रीमेंट होगा यानी कि -1/2। -1/2 मीन्स मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ यानी कि l माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर होल अंडर रूट। बाद में ये l माइनस एक्स के होल स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, ये 2। बाद में l माइनस एक्स, बाद में ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 और इसके पावर में 1 यूनिट डिक्रीमेंट यानी कि x⁻0 यानी कि 1 और ये y2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। अब हम आगे लिखते हैं n1 अपॉन सी। ये 2 कैंसिल हो गए तो फाइनली हमें मिला x अपॉन y1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर x स्क्वेयर 1/2 प्लस यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हमें मिला n2 अपॉन सी। ये डिस्टेंस l माइनस एक्स अपॉन l माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर होल अंडर रूट और ये -1 की जो माइनस साइन है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि फाइनली हमें dt अपॉन dx इज इक्वल टू ऐसा मिलेगा। अब हम जानते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग मिनिमम टाइम के लिए उसका वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, यानी कि ये dt अपॉन dx 0 होना चाहिए। इसलिए मैं dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। तो 0 इज इक्वल टू ऐसा होना चाहिए n1 अपॉन सी x माइनस n2 अपॉन सी l माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल अंडर रूट। अब मैं ये माइनस वाला टर्म इस साइड ले लेता हूँ, यानी होगा n2 अपॉन सी l माइनस एक्स अपॉन l माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू n1 अपॉन सी एक्स अपॉन y1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। ये दोनों टर्म में से सी कैंसिल हो गई है, तो आखिर में हमें मिला n2 l माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस
y2 स्क्वेयर होल अंडर रूट इज इक्वल टू n1x y1 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर होल अंडर रूट। अब हम ये फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा इंसिडेंट एंगल है I, और ये राइट एंगल हम देखते हैं, ये राइट एंगल है। यहाँ मैं ये इंसिडेंट एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि साइन आई। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू क्या आएगी? साइन मीन्स ऑपोजिट साइड, ये साइड हमारे लिए है x, और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमने पता की है, यानी कि यहाँ जो हमारी वैल्यू है ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू साइन आई के इक्वल है, यानी कि n1 साइन आई। और हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है r, और ये हमारी साइड y2, और ये हमारी साइड होगी l-x, यानी कि मैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर साइन फंक्शन अप्लाई करूं तो साइन r इज इक्वल टू होगा ऑपोजिट साइड l-x अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ जो टर्म में आया ये l-x ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है साइन r की वैल्यू, यानी कि n2 साइन r इज इक्वल टू n1 साइन i। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। यह हम देख सकते हैं कि स्नेल्स के लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी कि स्नेल्स के लॉ फॉर्मेट के प्रिंसिपल से डिराइव किया जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि लाइट का रे जो रिफ्रैक्शन होता है और जो पाथ फॉलो करता है वो स्नेल्स के लॉ अकॉर्डिंग होता है, और ऐसा होने से वो लीस्ट टाइम वाला पाथ चूज़ करता है जो हमें फॉर्मेट प्रिंसिपल बताता है।